जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है और या स्टेडी चार्जेस होते हैं, वो कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। यस, फर्दर। The former produces only electrostatic fields, while the latter produces magnetic fields that, however, do not vary with time. It is an important result of Maxwell's theory that accelerated charges radiate electromagnetic waves. The एक proof मिनट, of this एक मिनट। तो मैं आपको बता देता हूं कि जब चार्जेस स्टेशनरी होते हैं, व्हेन चार्जेस आर एट रेस्ट पे होते हैं, मतलब उसका वेलोसिटी जीरो होता है, बराबर है? दैट यू कैन अंडरस्टैंड। व्हेन चार्जेस आर एट रेस्ट, मतलब उसका जब वेलोसिटी जीरो होता है, then they can only produce an electric field, and that is also electrostatic field. बराबर है? when charges are at rest, जब उसका वेलोसिटी जीरो हो। ऐसे ही जब when charges in uniform motion, चार्जेस इन यूनिफॉर्म मोशन मतलब आप समझिए कि उसका वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, बराबर? वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन जीरो, एंड दे कैन ओनली प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट हमें तो क्या चाहिए? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, तो ये कहाँ से लाएंगे? तो इसलिए आपको बताया गया है कि व्हेन चार्जेस आर एक्सेलरेटेड, दे कैन रेडिएट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एक्सेलरेटिंग है तो ही फिर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रेडिएट कर सकते हैं। सो एक्सेलरेटिंग चार्जेस, जिसका एक्सेलरेशन नॉन जीरो होता है, कैन रेडिएट, रेडिएट मतलब प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इसमें से तीन अच्छे एमसीक्यू बन सकते हैं। चार्ज एट रेस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ओनली अ इलेक्ट्रिक फील्ड। Charges which is in a uniform motion can produce a magnetic field, but charge which is accelerating, that can produce or radiate an electromagnetic field. All of you clear with this? Confirm कीजिए please. If any doubt you can ask, otherwise we proceed further. Okay, चलिए इस आगे। The proof of this basic result is beyond the scope of this book, but we can accept it on the basis of rough qualitative reasoning. Consider a charge oscillating with some frequency. An oscillating charge is an example of accelerating charge. This produces an oscillating electric field in space, which produces an oscillating magnetic field, which in turn is एक source of मिनट। oscillating electric field. ओके, मैं आपको, ये आपको 2 मार्क में पूछ सकते हैं। एक्सप्लेन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन शॉर्ट। तो आपको उसमें समझाना होगा कि हमें एक ऐसा चार्ज कंसीडर करना पड़ेगा, जो ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, कि दैट इज ऑसिलेटिंग विद सम फ्रीक्वेंसी। Oscillating charge is an example of accelerating charge, and our prime requirement to produce an electromagnetic wave is that accelerating charge। तो हमारे पास आ गया, तो इसमें से प्रोडक्शन कैसे होगा? तो पहले तो जब ये ऑसिलेटिंग चार्ज होता है, वो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जिसका इक्वेशन हमने लिखा था, E इक्वल टू ई जीरो साइन की एक्स माइनस ओमेगा टी या की वाई माइनस ओमेगा टी वगैरह वगैरह। ठीक है, ऐसा हमने लिखा था। जब ये टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, विच कैन प्रोड्यूस, मतलब वो प्रोड्यूस कर सकता है ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक, बराबर? तो मैं हमारे पास वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड भी आ गया, वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गया, और ये जो दो जब कंबाइन हो जाते हैं, वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, देन द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू कैन बी रिटन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो फिर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस कर सकते हैं, बराबर है? तो कैसे प्रोड्यूस होता है ये मैंने आपको समझा दिया। ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल ले लो,
विच इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटिंग चार्ज। पहले वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा टाइम वेरिंग, और टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। जब ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे तो हमें ईएम वेव्स मिल जाएंगे। दैट हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड, बराबर। सो द ऑसिलेटिंग चार्ज इज अ सोर्स ऑफ electric field as well as magnetic. Yes. Thus, the oscillating electric and magnetic field thus regenerate each other, so to speak, as the wave propagates through the space. The frequency of the electromagnetic wave naturally equals the frequency of oscillation of the charge. The energy associated with the propagating wave comes at the expense of the energy of the source, the एक accelerated मिनट, charge. ऐसा मैंने आपको बताया था एक क्वेश्चन में, याद करो, आपको लिखवाया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है उसका फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटिंग चार्ज की फ्रीक्वेंसी से इक्वल होता है, एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक्सेलरेटिंग चार्ज। डू यू रिमेम्बर दिस? यस। आपको इसमें से कुछ अंडरलाइन, आपको जो भी मैंने किया है कुछ लिखना है, लिखना हो तो लिख लीजिए, फिर मैं क्लियर कर देता हूँ। एंड आई टेक यू टू द नेक्स्ट पेज। इसमें से आपको कुछ लिखना है तो लिख लीजिए, अंडरलाइन करके ही रखिएगा आपके टेक्स्ट बुक में, और कोई डाउट है तो कोई पूछ लीजिए। डाउट नहीं है तो क्लियर कीजिए। ओके, should I clear this? Have you written this? Please confirm. ओके, ठीक है। अभी यशेष भाई ने तो बहुत रीड कर लिया, अभी हमें कोई दूसरा वॉलंटियर चाहिए दूसरा पैराग्राफ रीड करने के लिए। So will be that volunteer who is ready to read the further note about the electromagnetic waves. हैंड रेज कीजिए, हमें बताइए। कोई नहीं है रीड करने के लिए, मतलब सबको आता है। एक मिनट प्रियमा, चलिए इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट पेज। चलिए यहाँ पे फ्रॉम से रीड कीजिएगा प्रियम आप। Hello. Yes. हाँ बोलिए। From the preceding discussion, it might appear easy to test the prediction that light is an electromagnetic wave. We might think that all we needed to do was to set up an AC circuit in which current oscillates at frequency of visible light, say yellow light. But alas, this is not possible. The frequency of yellow light is about 6 into 10 raised to the power 14 hertz, while the frequency that we get even with modern electronic circuits is hardly about 10 raised to the power 11 hertz. This is why the experimental demonstration of electromagnetic wave had to come in low frequency region, as in Hertz experiment. एक मिनट, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसका सबसे पहले एक्सप्लेनेशन, मतलब इसका प्रोडक्शन हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट में हुआ था। इन दैट मैं आपको थोड़ा जानकारी दे देता हूँ। दे यूज अ हर्ट्जियन डाइपोल। उसमें जो डाइपोल यूज होता था ना प्रोडक्शन के लिए, वो हर्ट्जियन डाइपोल होता था। लेकिन हमने ऐसा सीखा अभी कि भाई जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होता है उसका फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटिंग चार्ज की फ्रीक्वेंसी से इक्वल होता है। तो आप कोई भी सिस्टम ले लो, उसमें से ज्यादा आपको 10 टू द पावर 11 हर्ट्ज तक का फ्रीक्वेंसी मिल सकता है, उससे ज्यादा नहीं मिल सकता है। और अगर आप विजिबल रीजन की बात करो तो वो फ्रीक्वेंसी ऑर्डर जाता है 10 टू द पावर 14 में। तो विजिबल लाइट आपको कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का विजिबल रीजन आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो। तो हर्ट्जियन डाइपोल में क्या था, किसने कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस किया था? उसने ऐसा किया था, इज टेकन टू चार्ज स्फीयर्स,
ये मैं रेड कलर से बता रहा हूँ Q1 एंड Q, उसको उसने दो मेटालिक रोड से कनेक्ट कर दिया था, बराबर है। और यहाँ पे उसने एक स्पार्क गैप प्रोवाइड कर दिया था, ठीक है। ये जो अरेंजमेंट होता है इसको हर्शियन डाइपोल बोलते हैं, जिससे उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस किए थे। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ऑसिलेटिंग चार्जेस आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ये दोनों कंबाइन होकर ईएम वेव्स बन जाते हैं। ये सब पुरानी बुक में दिया था, अभी एनसीईआरटी ने इसको निकाल दिया है। ऐसा बताया है कि इसका प्रैक्टिकल अरेंजमेंट सबसे पहले हर्ट्ज ने किया था। कैसे किया था? तो ये हर्ट्जियन डाइपोल से किया था। इसमें आपको ये याद रखना जरूरी है कि द मटेरियल यूज्ड टू मेटालिक स्फीयर्स ऑल्टरनेटिवली पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज होते रहते हैं, क्योंकि उसको एसी से कनेक्ट किया होता है, एसी से कनेक्ट किया होता है। तो ऑल्टरनेटिंग एसी जैसे अपना फ्रीक्वेंसी बदलता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव होते रहते हैं, एंड टू मेटालिक रोड्स आर रिक्वायर्ड। और जो स्फीयर्स होते हैं ना, दे बिहेव लाइक कैपेसिटर, एंड जो मेटालिक रोड्स होते हैं दे बिहेव लाइक इंडक्टर्स। और जब कैपेसिटर और इंडक्टर कोई सर्किट में कंबाइन हो जाते हैं तो ऐसी सर्किट को क्या बोला जाता है? डू एनीवन रिमेम्बर? कैन एनीवन टेल मी दैट? आपने चैप्टर 7 में पढ़ा है, जब कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों कंबाइन हो जाएंगे तो ऐसे सर्किट को कैसा सर्किट बोला जाता है? वेरी गुड, इसको टैंक सर्किट या एलसी सर्किट बोलते हैं, मैंने आपको बताया था। और आप याद कीजिएगा तो उसमें एक रीजन ऐसा था कि वो एनर्जी क्यों सस्टेन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसमें जो एनर्जी है वो रेडिएटेड हो जाता था इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो उससे ही ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोडक्शन हुआ। आर यू गेटिंग विद दिस? Please confirm, should I proceed further? Yes. चलिए प्रेम। Her successful experimental test of Maxwell's theory created a sensation and sparked off other important works in this field. Two important achievements in this connection deserve mention. 7 years after Hertz, Jagdish Chandra Bose, working at Kolkata, succeeded in proceeding and observing electromagnetic waves of much shorter wavelength, 25 mm to 5 mm. His experiment, like that of Hertz, was confined to laboratory. At around the same time, Marconi in Italy followed Hertz's work and succeeded in transmitting electromagnetic waves over distances of many kilometers. Marconi's experiment marks the beginning of field of communication using electromagnetic waves. ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का थोड़ा जानकारी था। ये तो जो हमने साइंटिस्ट के नाम पढ़े वो तो ऑलरेडी हमने कल एमसीक्यू में देख लिए थे। फिर तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ जाता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, बराबर। सो प्रोसीडिंग फर्दर, जो मेरे को आज आपको करवाना था, दैट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। चलिए, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो पहले तो ये क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? कोई बताएगा मेरे को? एनीवन फ्रॉम यू दैट हैविंग इंफॉर्मेशन अबाउट दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? किसी को पता है क्या? व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? नहीं हनी भाई,
स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स इज नॉट अ, इसमें हाटा स्पेक्ट्रम है लेकिन वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है ऐसा नहीं बोल सकते। तो मोस्ट टाइम की है पहले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डेफिनेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डेफिनेशन ऐसा होता है कि द क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का आप क्लासिफिकेशन करते हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी और द वेवलेंथ, देन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो यहाँ पर लिखा गया है द क्लासिफिकेशन ऑफ एन ईएम वेव्स अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ दोनों बोल सकते हैं क्योंकि इसका दोनों का रिश्ता हम जानते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हमें स्पेस में स्पीड पता होता है। तो आइदर बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी और बेस्ड ऑन वेवलेंथ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्लासिफिकेशन मिलता है इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। बराबर, गेटिंग माय पॉइंट। आप कोई भी एक तरीका याद रखिए, दूसरा आपको ऑलरेडी मिल जाएगा बिकॉज आप ये दोनों का रिश्ता जानते हो कि C इज इक्वल टू लेमड़ा इंटू एफ होता है। सो इफ यू मेक अ क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द लेमड़ा तो आपको पता चल जाएगा लेमड़ा इज C बाय एफ, तो फ्रीक्वेंसी उससे उल्टा हो जाएगा, मतलब जिसका वेवलेंथ मैक्सिमम होगा उसका फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगा। फिर आपने ऐसा पढ़ा होगा केमिस्ट्री में कि ईएम वेव्स, जो अभी हमें पता चल गया कि लाइट वेव्स है, इसके एनर्जी का फॉर्मूला कोई बताएगा मेरे को? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी ऑफ लाइट वेव्स? केमिस्ट्री में आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, लाइट वेव्स लाइक अ फोटोन, ऐसा कुछ आपको पढ़ाया गया होगा, और वो फोटोन का कुछ एनर्जी होता है अगर आपको याद हो तो। डू एनीवन टेल मी कैसा नहीं पढ़ा है अभी? यस, वेरी गुड। हाँ, तो इसका एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू, या आप एच एफ लिखो या फिर एफ को आप सी बाय लेमड़ा लिखो तो इट इज एच सी बाय लेमड़ा। तो फिर हमें ऐसा भी पता चल जाएगा कि द वेव विथ मैक्सिमम वेवलेंथ विल हैव द मिनिमम एनर्जी। बराबर है। तो हम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का क्लासिफिकेशन करते हैं वो ये वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी दो के हिसाब से हो सकता है। इसको याद रखना बहुत ही जरूरी है। मैं आपको जैसे समझा देता हूँ। वी स्टार्ट फ्रॉम दी इन वेवलेंथ रेंज, मेरे को वेवलेंथ रेंज याद रहता है। बराबर, सबसे मिनिमम वेवलेंथ होता है गामा रेज का। तो आप समझो कि इफ द गामा रेज आर द रेज विथ हैविंग द मिनिमम वेवलेंथ, तो फ्रीक्वेंसी उससे उल्टा हो जाता है तो इट विल हैव द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। बराबर, इससे ऊपर जाओगे आप तो गामा रेज से थोड़ा ज्यादा वेवलेंथ एक्सरे का, तो जब गामा रेज से एक्सरेज में जाते हो तो वेवलेंथ बढ़ता है, तो ऑब्वियसली है जो फ्रीक्वेंसी होगा वो डिक्रीज होगा। ठीक है, देन फिर उसके ऊपर आता है यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट। बराबर, फिर वापस वेवलेंथ बढ़ता है तो फ्रीक्वेंसी घटता है। यूवी रेज के ऊपर आता है विजिबल रेज दैट वी कैन एबल टू सी, जो आप कब से पढ़ते आए हो। सेम, ऊपर से नीचे जाते हो तो वेवलेंथ बढ़ता जाता है, फ्रीक्वेंसी कम होता जाता है। ठीक है, देन विजिबल से ऊपर आता है इंफ्रारेड, आईआर रेज, और इंफ्रारेड वेव्स आप बोल सकते, वेवलेंथ बढ़ेगा फ्रीक्वेंसी घटेगा। सेम, इंफ्रारेड से ऊपर आता है माइक्रो। बराबर, सेम, देन सबसे ऊपर आता है रेडियो। रेडियो वेव्स आर द वेव्स हैविंग
तो सबसे ऊपर आता है तो मैक्सिमम वेवलेंथ एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी। रेडियो से नीचे जाते हो तो फ्रीक्वेंसी बढ़ता जाता है, गामा से ऊपर जाते हो तो वेवलेंथ बढ़ता जाता है। उसके हिसाब से आप एनर्जी का भी क्लासिफिकेशन ले सकते। डू यू एग्री विथ मी? यस। So this is the classification of electromagnetic waves on the basis of either wavelength or frequency। दोनों के बीच में एक तो रिश्ता तो होता ही है, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं, जिसके बारे में हम जानकारी लेने जा रहे हैं। ये आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आईएमपी है। इवन आपको इसमें से शॉर्ट नोट भी पूछते हैं बोर्ड्स में, बराबर, पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो बहुत ही आईएमपी है, क्योंकि आपको अलग अलग व्यूज दे दिए होंगे, फिर आपको बताएंगे कि अरेंज देम इन टर्म्स ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। तो आपको ये याद रखना जरूरी है, इसका वैल्यू भी याद रखना जरूरी है। और गेटिंग विद दिस इतना पता चल गया है तो फिर ये मैं निकाल देता हूँ। ये लिखना है तो लिख लीजिएगा, आपको कैसे मैंने याद करवाया ये, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Should I remove this? नेक्स्ट वॉलेंटियर रेडी रहिएगा रीड करने के लिए। Should I proceed further? चलिए, क्लियर है, ये लिख लिया आप लोगों ने? ओके, तो आपको ये रीड करवा देते हैं। चलिए, विल बी दैट वॉलंटियर टू हेल्प मी आउट टू रीड इट? यस, हैंड रेज कीजिए जिसको रीड करना है। यस अर्चिशा। Yes, sir. Electromagnetic spectrum. At the time, Maxwell predicted the existence of the electromagnetic waves. The only familiar electromagnetic waves were the visible light waves. The existence of ultraviolet and infrared waves was barely established. By the end of the 19th century, X-rays and gamma rays had also been discovered. We know that electromagnetic waves include visible light waves, X-rays, gamma rays, radio waves, microwaves, ultraviolet and infrared waves. The classification of EM waves according to the द क्लासिफिकेशन on ऑफ how हाँ, the ऑफ ईएम classification वेव्स। हाँ, बोल बोल बोल। the classification is based on roughly on how the waves are produced and or detected. एक मिनट, देखिए, तो द क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये मैंने आपको बता दिया। एंड दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन रफली हाउ दिस वेव्स आर प्रोड्यूस, इसका प्रोडक्शन कैसे होता है और ये डिटेक्ट कैसे होते हैं, इसके बेस पे ये किया जाता है। इसके बीच में कोई शार्प बाउंड्री नहीं होता है, बराबर है, कि भाई ये विजिबल है तो इसके नीचे अल्ट्रावायलेट आएगा तो उसके बीच में एक शार्प बाउंड्री होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। फिर आपको एक डायग्राम दिया है, बराबर है,
जिसमें अलग अलग वेव्स के नाम दिए गए हैं, अगर आप याद, गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रो, शॉर्ट रेडियो, टेलीविजन एंड एफएम रेडियो, एम रेडियो एंड लॉन्ग रेडियो वेव्स। बराबर, ये रेडियो वेव्स का क्लासिफिकेशन है जो नीचे आपको बताया गया है। शॉर्ट रेडियो, टेलीविजन एंड एफएम रेडियो, एम रेडियो एंड लॉन्ग रेडियो वेव्स, ये सबको बोला तो रेडियो वेव्स ही जाता है। चलिए फिर हम एक एक करके इसका एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। इससे पहले इसको याद कैसे रखने का, वो जो मैंने टेबल बताया आपको, ऐसा एक टेबल आपको टेक्स्ट बुक में दिया होगा शायद, वेवलेंथ के बेस्ड, फ्रीक्वेंसी के बेस्ड है। ये होमवर्क में सबका लिखा हुआ चाहिए मेरे को, क्योंकि ये याद रखना बहुत ही जरूरी है। यस, दिस टेबल 8.1 which shows the classification of electromagnetic waves which we have just seen. देखिए आप, यहाँ पे आपको जैसे पहले सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ आपको रेडियो का दिया गया है, फिर वेवलेंथ कम होता जाता है, माइक्रो, इंफ्रा, लाइट, ये विजिबल, फिर अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रेज। ये वेवलेंथ का रेंज याद रखना भी जरूरी है आपको, कि भाई जो गामा रेज होता है उसका वेवलेंथ मिनिमम होता है, दैट इज 10 टू द पावर -3 नैनोमीटर, मतलब आप समझो तो 10 टू द पावर -12 मीटर, इससे भी छोटा। फिर एक्सरेज होता है, दैट कम्स बिटवीन 10 टू द पावर -9 मीटर टू 10 टू द पावर -12। देन ultraviolet to 400 nanometer, that is 4 into 10 to the power -7 meter to 10 to the power -3 -9 मीटर। इसका जो मिनिमम वैल्यूज होता है ना, वो याद रखने का, तो वो दूसरे का मैक्सिमम हो जाएगा। देखिए जैसे गामा रेस 10 टू द पावर -12 मीटर तक के हो सकते हैं, तो एक्सरे 10 टू द पावर -12 मैक्सिमम वैल्यू होगा उसका, सॉरी मिनिमम वैल्यू होगा। फिर एक्सरेज का मिनिमम वैल्यू होता है 10 टू द पावर -12, मैक्सिमम 10 टू द पावर -9, जो मैक्सिमम है वो अल्ट्रावायलेट में मिनिमम हो जाएगा। फिर ये यहाँ पे चला जाएगा, तो 7 इंटू 10 टू द पावर -7 टू द 4 इंटू 10 टू द पावर -7 विजिबल, ये यहाँ पे चला जाएगा, तो 10 टू द पावर -3 मीटर टू 7 इंटू 10 टू द पावर -7, वापस ये यहाँ पे चला जाएगा, 0.1 मीटर टू 10 टू द पावर माइनस, और इसका जो होगा वो ग्रेटर देन 0। ऐसा आप याद रखोगे तो याद रह जाएगा, ये याद रखना जरूरी है। इसमें वेवलेंथ दिया है, इसमें से आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। तो वह कोई आपको पूछे कि रेडियो वेव का फ्रीक्वेंसी का रेंज क्या होता है, तो आप इसका जानते हो कि सी इज लैम्बडा इन एफ, तो एफ इज इक्वल टू सी बाय लैम्बडा, सो इट इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8। इसका वेवलेंथ का रेंज होता है रेडियो वेव्स का 0.1, मतलब 10 टू द पावर -1, तो इसका फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट 3 इंटू 10 टू द पावर 9 हर्ट्ज से ज्यादा हो। आर यू गेटिंग विद दिस? कम होता है, सॉरी उल्टा हो जाएगा ना। क्लियर विद दिस? तो ये पूरा टेबल आपका लिखा हुआ चाहिए, पहले के दो कॉलम तो याद रखने ही है। प्रोडक्शन अगर याद नहीं रहता है तो चलेगा, लेकिन पहले के दो कॉलम याद रहने ही चाहिए, और उसमें से फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करने का, वो फाइंड करने का भी पता चलना चाहिए। आर यू गेटिंग विद दिस? कंफर्म कीजिए भाई। शुड आई प्रोसीड? चलिए तो हम एक एक के बारे में जानकारी ले लेते हैं।
कौन है रीड करने के लिए? देखो टोटल कितना शॉर्ट नोट है हम देख लेते हैं एक बार। सब व्यू का एक एक शॉर्ट नोट है, सबके तीन तीन चार चार पॉइंट आपको याद रखने हैं तो आपका काम हो जाएगा। तो अगर इसका शॉर्ट नोट आपको एग्जाम में पूछते हैं कोई भी तो आप लिख सकते हैं। चलिए, who will be that volunteer who will read that first one? Radio waves. We'll start with the maximum wavelength. रेडियो वेव से स्टार्ट करके गामा जो मिनिमम वेवलेंथ है वो देख लेंगे। मैं आपको हर एक केस में अंडरलाइन करवा दूंगा, उतना लिखना जरूरी है। एक मिनट, कितने तीन लोग हैं जो रीड करना चाहते हैं? कौन कौन है? साहिल, समीर, मिनट, चार हो गए तो हम ऑर्डर दे देते हैं। चलिए, पहले समीर सिंह, फिर साहिल, फिर आस्था, फिर प्रीत और फिर अंश भाई। तो रेडियो वेव्स का साहिल करेंगे, समीर भाई करेंगे। माइक्रोवेव्स का साहिल, फिर आस्था, देन प्रीत एंड देन अंश। यस Sir, am I audible? यस 8.4.1 radio waves. Radio waves are produced by the accelerated motion of charges in conducting wires. They एक are used. मिनट, मैं आपको एक एक पॉइंट समझाता भी जाता हूँ और आपको बताता भी जाता हूँ कि आपको कौन से चार पॉइंट लिखते हैं। तो पहले तो इसका प्रोडक्शन, तो रेडियो वेव का प्रोडक्शन होता है एक्सेलरेटिंग ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन कंडक्टिंग वायर्स। बराबर, अभी तो वायरलेस कम्युनिकेशन भी होता है। पहले ऐसा था कि ये रेडियो वेव्स को जब आप एक वायर में एक्सेलरेट कराओ चार्ज पार्टिकल को तब ये प्रोड्यूस होते हैं। यस, फर्दर। They are used in radio and television communication systems. They are generally in frequency range from 500 kilohertz to about 1000 megahertz. The AM amplitude modulated band is from 530 kilohertz to 1710 kilohertz. Higher frequency up to 54 megahertz are used for shortwave bands. ये आपका, एक मिनट बेटा, ये आपका एमसीक्यू हो जाएगा। 54 मेगाहर्ट्ज आर यूज्ड फॉर शॉर्ट वेव बैंड्स। बराबर, मैंने दो पॉइंट ऊपर आपको टिक करके बता दिए कि इसका प्रोडक्शन, ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस कैसे होते हैं। सेकंड, इसका यूज, कि भाई ये यूज कहाँ पे होते हैं। अगर आपको इसका फ्रीक्वेंसी रेंज याद रखना पड़ेगा कि इसका फ्रीक्वेंसी रेंज होता है 500 किलोहर्ट्ज टू 1000 मेगाहर्ट्ज। दिस इज द थर्ड पॉइंट। रेडियो वेव्स मतलब हमारे पास जो हम रेडियो सुनते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक एएम, एक एफएम। डू एनीवन नो द फुल फॉर्म ऑफ एएम और एफएम? एफएम तो आप जो सुनते होंगे, लेकिन किसी को फुल फॉर्म पता है क्या? Sir, frequency modulated. यस, इट इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। और एएम का फुल फॉर्म क्या है पता है क्या? Amplitude modulated. यस, इट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। बराबर। तो जो रेडियो वेव्स होते हैं ना, मतलब लाइट वेव्स, उसको दो तरीके से मॉड्यूलेट करते हैं। एक में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट होता है और एक में फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है। सर, इन दोनों में डिफरेंस क्या? पुराने जमाने में क्या कि पहले रेडियो आते थे, तब एफएम नहीं थे तो भी रेडियो तो सुनते थे। तब आपने कभी सुना हो कहीं पे रेडियो में, तो आपको दादा के घर को હોય તો સાંભળતા હોય તેમાં પેલા એવું આવતું, अभी भी आता है कि ये विविध भारती का राजकोट स्टेशन है, ये विविध भारती का दिल्ली स्टेशन है। वो पहले एएम होता था, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। उसका क्या है कि उसका रेंज अच्छा होता है। रेंज मतलब वो दिल्ली का स्टेशन आप यहाँ तक सुन सकते हो, बराबर है। लेकिन फिर जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होता गया, वो एएम फिर कन्वर्ट हो गया। कन्वर्ट हो गया मतलब इसका एडवांस वर्जन आ गया एफएम, जिसमें फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, जिसमें आप यहाँ पे देखो, जैसे हम 98.3 मेगाहर्ट्ज सुनते हैं, ये जो भी एफएम हो, मेरे को नाम नहीं पता है, कि 92.7 मेगाहर्ट्ज यूज सुनते हैं हम, ये सब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड होते हैं। इसका क्या है कि इसका रेंज इतना ज्यादा नहीं होता है, लेकिन इसका क्लियरिटी बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप बड़ौदा में हो तो बड़ौदा का 98.3 में कुछ और चल रहा होता है, तो आप अहमदाबाद जाओगे तो वो बदल जाएगा, क्योंकि वहां पे उसका स्टेशन अलग होता है, फ्रीक्वेंसी भले एक ही हो।
वहां पे अलग चलता है क्योंकि उसका रेंज कम होता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन AM एंड FM दैट यू शुड नो। बराबर। ये आपको बताया गया है कि भाई जो टीवी वेव्स होता है उसका रेंज 54 मेगाहर्ट्ज टू 890 मेगाहर्ट्ज होता है। इसमें भी एक चीज आपको जानकारी लेनी जरूरी है कि अगर टीवी का जो रेंज होता है वो रेडियो वेव्स ही होते हैं, वो 54 मेगाहर्ट्ज टू 890 मेगाहर्ट्ज होता है। अगर आपको कोई पूछता है कि इसका बैंडविड्थ कितना होगा, तो आपको याद रखने का कि बैंडविड्थ इज हायर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी, इसका डिफरेंस। तो इसमें देखिए हायर फ्रीक्वेंसी 890 मेगाहर्ट्ज में ही है, माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी इज 54। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 836 आएगा। तो 836 मेगाहर्ट्ज इज द बैंडविड्थ दैट यू गेट फॉर द टीवी कम्युनिकेशन। तो आपके घर में वो D2H डायरेक्ट होम कनेक्शन आता है, बराबर। तो उसमें देखो कि अलग अलग है। जैसे आप समझो कि टाटा स्काई है, किसी के घर में लगाया है D2H में, तो उसको बैंडविड्थ तो 836 का ही मिलता है, वो तो हर एक के लिए फिक्स होता है। लेकिन क्या है होता है कि इसका यूनियन होता है, पूरे इंडिया में इसका एक बैंक होता है, एक यूनियन होता है, ये प्रोवाइड करता है कि भाई यू हैव टू यूज दिस फ्रीक्वेंसी रेंज टू दिस फ्रीक्वेंसी रेंज। सपोज ऐसा बोल दिया कि टाटा स्काई को यूज करने का 10 मेगाहर्ट्ज से लेके से फॉर दैट 840 मेगाहर्ट्ज, तो आप इसका बैंडविड्थ देखोगे तो आप इसको 836 ही मिला। फिर उसके बाद सपोज एयरटेल का रजिस्ट्रेशन होता है, तो एयरटेल वालों को बोलते हैं कि भाई आप 846 से लेके आगे जो भी आता है वो आप ले लीजिए। फिर वो पर्टिकुलर कंपनी होती है कि जैसे टाटा स्काई है, तो फिर वो उसको डिवाइड करती है। हर एक चैनल आप जो देखते हो ऑडियो वीडियो का लिए, SD की बात कर रहा हूँ, HD की बात नहीं कर रहा हूँ, उसको 6 मेगाहर्ट्ज का बैंडविड्थ चाहिए, मैक्सिमम 6 मेगाहर्ट्ज का बैंडविड्थ उसको चाहिए। तो फिर जो टाटा स्काई जिसको 10 टू 8.846 मिला, वो उसमें डिवीजन कर देता है कि चलिए भाई हमारे पास 10 है ना, तो 10 टू लेके 16 हम स्टार प्लस को दे देते हैं। तो 10 टू लेके 16 मेगाहर्ट्ज उसको स्टार प्लस को मिला, इसलिए आप टाटा स्काई में देखोगे या कोई भी इसमें ऐसा तो एग्जांपल है, तो उसमें पहला चैनल स्टार प्लस का आएगा। फिर बोलते हैं कि भाई चलिए हमें 16 टू 22 मेगाहर्ट्ज है, वो हमें सोनी टीवी को देना है, तो उसमें सेकंड टीवी सोनी चैनल आएगा। फिर जो ये एयरटेल को मिला, एयरटेल बोलता है मेरे को ऐसा नहीं करना है, मेरे को वो जो मेरे पास फ्रीक्वेंसी मिला है 846, तो मेरे को 846 टू 852 ये मेरे को जी टीवी को देना है, तो इसमें जी टीवी पहले आता है। दैट हाउ दिस सब्स्टिट्यूशन डिवीजन टेक्स प्लेस। ऐसा ही मोबाइल में होता है। इसके लिए भी एक आपने ऐसा सुना होगा कि 2G बैंड, 3G बैंड, 4G बैंड, अभी तो 5G भी आ जाएगा, ऐसा एक बैंड मिलता है। इसमें पूरा एक वर्ल्ड का ऐसा एक बैंक होता है। फिर आपको जैसे इंडिया है, तो इंडिया को उसमें से 91 प्लस 91 कोड मिलता है, तो प्लस 91 दैट मीन्स कि वो नंबर इंडिया के हो। अभी इंडिया में ऐसा तो नहीं कि एक ही कंपनी है, बहुत सारी कंपनियां होती है, तो फिर हम उसको ऐसे डिवाइड कर देते हैं कि भाई सपोज 7777 10 टाइम्स 7 टू 9999, ये भाई एयरटेल को यूज करने। तो ये नंबर जितने भी आते हैं तो वो सब एयरटेल के होते हैं। सपोज ये खत्म हो गया, बराबर, तो फिर नई कंपनी रजिस्टर होती है, तो उसको कोई अलग वैल्यू मिलता है। फिर सपोज ये बैंडविड्थ ही खत्म हो गया कि भाई अभी ये बैंडविड्थ देने के लिए है ही नहीं, इतने सारे यूजर बढ़ गए, तो क्या करेंगे? तो फिर वो लोग देखते हैं कि भाई टाटा है तो टाटा के पास इतने सारे सब्सक्राइबर नहीं है, इतने यूजर नहीं है, और नया कंपनी रजिस्टर करना है, तो उसको मर्जिंग कर देते हैं टाटा और डोकोमो, तो टाटा डोकोमो बन जाता है। ऐसा पूरा एक सिस्टम चलता रहता है। जो आपको जानना जरूरी था, जितना जानना जरूरी था वो मैंने आपको बता दिया। आर यू हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? Then you can ask, otherwise we should proceed further. अच्छा चलिए, तो आपको हर बार ऐसा लगता है ना कि सर फिजिक्स तो पढ़ते हैं लेकिन ये काम कहाँ पे लगता है डेली लाइफ में? तो हर एक जगह पे फिजिक्स काम लगता है, ऐसा एक एग्जांपल भी हमने आपको बताया। ये सब इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको मॉडर्न फिजिक्स बोला जाता है। हाँ, जो अभी जो जिसने मेरे को एक नया एग्जांपल दिया दीपेन भाई ने, कि सभी लाइक आइडिया और वोडाफोन है वो दोनों हो के VI हो गए। उसका रीजन अलग था, उसमें ऐसा नहीं था कि सब्सक्राइबर बढ़ गए थे,
उसका रीजन तो आपने न्यूज में देखा होगा। ठीक है, चलिए आगे पढ़ेंगे हम। कौन रीड कर रहा था भाई? Yes, sir. हम्म, The FM frequency modulated radio band extends from 88 megahertz to 108 megahertz. Cellular phones use radio waves to transmit voice communication in the ultra high frequency UHF band. How these waves are transmitted and received in this is described in chapter 15. हाँ, तो बस आप इसमें एक पॉइंट ये इसका प्रोडक्शन का याद रखो, एक इसका यूज याद रखो, इसका फ्रीक्वेंसी रेंज याद रखो, और फिर एक या दो एग्जांपल दे दो। टिपिकल कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या होता है, एफएम में कितना चाहिए और यूएचएफ में कितना, ये जो वॉइस कम्युनिकेशन होता है सेल्यूलर फोन से, ये यूएचएफ बैंड में आता है। यूएचएफ मतलब अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, वीएचएफ मतलब वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। तो इसमें जो सेल्यूलर फोन होता है वो यूएचएफ बैंड में जाता है। चलिए, आर यू क्लियर विद दिस? इसमें से आपको एमसीक्यू पूछ सकते हैं, स्पेशली थियोरेटिकल एमसीक्यूज। बैंडविड्थ पूछ सकते हैं, यूएचएफ, ये सेल्यूलर फोन में ऑडियो कम्युनिकेशन, वॉइस कम्युनिकेशन कौन से रेंज में जाता है, ऐसा पूछ सकते हैं। इफ यू आर क्लियर विद दिस, आई विल क्लियर दिस द कंटेंट व्हिच आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड and we'll proceed with the next short note. Should I? Yes. चलिए, तो फिर हम नेक्स्ट शॉर्ट नोट की ओर बढ़ जाते हैं, माइक्रोवेव्स। चलिए, कौन है हमारे पास रीड करने के लिए? इसका साहिल भाई का टर्न था ना? Yes, sir. Microwaves, short wavelength radio waves with frequencies in the gigahertz range, are produced by special vacuum tubes called magnetrons and gun diodes. Due to their short wavelengths, they are suitable for the radar systems used in aircraft navigation. Radar also provides the basis for the speed guns used to time fast balls, tennis serves, and automobiles. एक Microwave. मिनट, देखो एक मिनट, एक इसमें फर्स्ट पॉइंट आएगा कि माइक्रोवेव्स आर आल्सो कॉल्ड शॉर्ट वेवलेंथ रेडियो वेव्स। क्योंकि आप देखिए रेडियो और माइक्रो वो आजू बाजू में आते हैं, बराबर। माइक्रो के ऊपर रेडियो आता है, इसलिए इसको शॉर्ट वेव रेडियो वेव्स बोलते हैं। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट दैट यू हैव टू राइट डाउन। सेकंड इसका प्रोडक्शन, सेकंड इसका फ्रीक्वेंसी रेंज, तो गीगाहर्ट्ज की रेंज में इसका फ्रीक्वेंसी जाता है। फिर इसका प्रोडक्शन, तो इसका प्रोडक्शन स्पेशल वैक्यूम ट्यूब्स या क्लाइस्ट्रॉन्स या मैग्नेट्रॉन्स या फिर गन डायोड से किया जाता है। दिस विल बी द थर्ड पॉइंट। इसका वेवलेंथ बहुत छोटा होता है। अब देखिए गामा का वेवलेंथ, फिर रेडियो, तो इसमें ये शॉर्ट वेवलेंथ रेंज में आते हैं, बराबर। सो दे आर सुटेबल फॉर रडार सिस्टम। रडार सिस्टम में जो नेविगेशन होता है उसमें, एयरक्राफ्ट नेविगेशन, इसमें ये काम लगते हैं माइक्रोवेव्स, बराबर। फिर इसका यूजेस बताया गया है कि दे प्रोवाइड्स द बेसिस ऑफ स्पीड गन्स यूज्ड टू टाइम फास्ट बॉल, टेनिस सर्व्स। स्पीड गन्स यूज्ड टू टाइम फास्ट बॉल्स मतलब क्या? कैन एनीवन टेल मी? कौन बताएगा? बताइए। स्पीड गन्स यूज टू टाइम फास्ट बॉल मतलब क्या? किसी को नहीं पता है? ऐसा कैसा चलेगा? आपने वो जब क्रिकेट का या टेनिस का प्रैक्टिस चल Sir, रहा होता cricket है में वो use कभी, थे। हाँ वो देखा है कभी आपने? तो इसमें जब बैट्समैन को प्रैक्टिस करवाते हैं तो उसके सामने एक मशीन जैसा, ऐसा गन जैसा रखा होता है, इसमें बहुत सारे बॉल लगाए होते हैं, फिर उसमें स्पीड सेट करते हैं।
कि भाई आज इसका मैच है तो आज फास्ट बॉलर ये है तो इसका ऑलरेडी स्पीड इतना होता है, तो इतनी स्पीड उसमें सेट करके फिर बैट्समैन को प्रैक्टिस करवाते हैं, वो पर्टिकुलर स्पीड से बॉल आता है फिर उसको हिट करवाते हैं। तो इसमें ये रेडियो वेव्स का यूज होता है, बराबर है। टेनिस में भी ये होता है, इसमें भी ये यूज करते हैं, एंड ऑटोमोबाइल्स में इसका यूज होता है। तो फोर्थ पॉइंट आप इसके यूजेस का लिख लो। चलिए आगे। Yes, sir. Microwave ovens. Microwave ovens are an interesting domestic application of these waves. In such ovens, the frequency of the microwaves is selected to match the resonant frequency of water molecules so that the energy from the waves is transferred efficiently to the kinetic energy of the molecules. This raises the temperature of any food containing water. हाँ, तो ये माइक्रोवेव ओवन होते हैं, इसमें ये माइक्रोवेव का ही यूज होता है। इसमें क्या करते हैं कि अंदर जो आपने खाना रखा होता है तो उसके वाटर मॉलिक्यूल का फ्रीक्वेंसी और ये फ्रीक्वेंसी एक्सटर्नल जो देते हैं उसको सेट करने का, रेजोनेंस करने का ट्राई करता है। तो फिर जो जितना एनर्जी आप बाहर से देते हो सब वो वाटर मॉलिक्यूल्स को मिल जाता है, तो फाइनली वो इवेपोरेट हो जाते हैं और वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो जाते हैं, मतलब खाना पक जाता है। गेटिंग विद दिस? चलिए, गुड। नेक्स्ट वी विल कंसीडर इंफ्रारेड वेव्स एंड अगेन आई वांट वॉलंटियर। कौन है बताइए, इसका टर्न आता था Yes, तो sir. रीड कर ही दीजिए। Am I audible? यस। Infrared rays. Infrared waves are produced by hot bodies and molecules. This band lies adjacent to the low frequency or long wavelength end of the visible spectrum. Infrared waves are sometimes referred to as heat waves. This is because water molecules present in most materials readily absorb infrared waves. Many other molecules, for example, CO2, NH3, also absorb infrared waves. After absorption, their thermal motion increases, that is, they heat up and heat their surroundings. Infrared lamps are used in physical therapy. Infrared radiation also plays an important role in maintaining the Earth's warmth or average temperature through the greenhouse effect. Incoming visible light, which passes relatively easily through the atmosphere, is absorbed by the Earth's surface and re-radiated as infrared longer wavelength radiations. This radiation is trapped by greenhouse gases such as carbon dioxide and water vapor. Infrared detectors are used in Earth satellites, both for military purposes and to observe growth of crops. Electronic devices, for example, semiconductor light emitting diodes, also emit infrared and are widely used in the remote switches of household electronic systems such as TV sets, video recorders, and hi-fi systems. ठीक है, तो इंफ्रारेड वेव्स को पहले तो ये कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, तो हॉट बॉडीज और मॉलिक्यूल से प्रोड्यूस होते हैं। ये बैंड कहाँ पे लाई करता है, तो आप देखिए कि ये विजिबल के आजू बाजू कहीं पे लाई करता है। फिर इसका एब्जॉर्प्शन कौन करता है, तो CO2, NH3 जैसे गैसेस होते हैं वो इसका एब्जॉर्प्शन करते हैं। फिर ये जब एब्जॉर्ब होता है तो हीट वेव्स है, तो क्या करते हैं कि अंदर जिसने एब्जॉर्ब किया उसका थर्मल मोशन बढ़ाते हैं। वो थर्मल मोशन बढ़ता है तो आजू बाजू का सराउंडिंग टेम्परेचर भी बढ़ता है। तो ये क्या काम करते हैं कि अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं। पहले तो विजिबल रेज आता है जो अर्थ पहले एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर इसको रिफ्लेक्ट करता है इन टर्म्स ऑफ री रेडिएट करता है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रारेड रेज, जिससे उसका टेम्परेचर मेंटेन होता है। इसका मेनली यूज होता है सैटेलाइट्स में, बराबर है। और फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, जैसे आपके पास घर पे रिमोट्स होंगे आपके टीवी के, एसी के, या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में ऊपर एक लाइट रखा होता है, वो इंफ्रारेड लाइट होता है। जब भी आप उसको उसमें कुछ बटन प्रेस करते हो तो सामने वाला जो डिवाइस होता है उसमें एक इंफ्रारेड सेंसर होता है, तो उसको सेंस करके और ऐसे फंक्शनिंग करता है, ऐसा इसका वर्किंग होता है। बट वी कैन नॉट एबल टू सी दिस लाइट, आपने देखा ही नहीं, वो एलईडी अपने को नहीं दिख सकता है। पर आप अगर ऐसा ट्राई करो कि आपके पास जो मोबाइल फोन है उसके कैमरा के सामने रख के उसको प्रेस करोगे तो आपको दिखेगा कि वो ब्लिंक हो रहा है, बिकॉज वी कैन नॉट एबल टू सी दैट इंफ्रारेड लाइट बट कैमरा कैन एबल टू सी दैट। इसके यूजेस, प्रोडक्शन, कहाँ क्या काम करता है, ये आप लिख दो तो इसका शॉर्ट नोट हो जाएगा अच्छे से। Are you having any doubt regarding this? Then you can ask.
otherwise we should proceed further. है कोई डाउट किसी को? प्लीज आस्क इफ एनी और आई विल प्रोसीड फर्दर. क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं. इसका टर्न आ रहा है विजिबल रेज. Yes, sir. Am I audible, sir? यस यस. Visible rays. It is the most familiar form of electromagnetic waves. It is the part of the spectrum that is detected by the human eye. It runs from about 4 into 10 raised to 14 Hz to about 7 into 10 raised to 14 Hz, or a wavelength range of about 700 to 400 nanometer. Visible light emitted or reflected from objects around us provides us information about the world. Our eyes are sensitive to this range of wavelengths. Different animals are sensitive to different range of wavelengths. For example, snakes can detect infrared waves, and the visible range of many insects extends well into the ultraviolet. देखिए आप विजिबल लाइट के बारे में, विजिबल रेज के बारे में तो आप ऑलरेडी जानते हो, इसके लिए ज्यादा जानकारी देने की जरूरत नहीं है. The thing to be remember is that our eyes are sensitive to this visible rays. We can able to see this, but the other animals like snakes can able to see the infrared waves. बराबर. तो स्नेक जब आए तो उसके सामने रिमोट नहीं चलाने का, उसको कुछ अलग लगेगा, तो वो खतरा करवा भी कौन जाए? बराबर. वो कराय नहीं ना. ત્યારે રિમોટ આવે હાથમાં લેવાનું એ બી યાદ આવવું જોઈએ ને. And the visible range of many insects lies into ultraviolet region also. Yes. चलिए नेक्स्ट अल्ट्रावायलेट रेज के बारे में जानकारी लेते हैं. कौन है रीड करने के लिए हमारे पास? Yes, sir. Sir, am I audible? यस. It covers wavelengths ranging from about 400 nanometer down to 0.6 nanometer. Ultraviolet radiation is produced by special lamps and very hot bodies. The sun is an important source of UV light, but fortunately, most of it is absorbed in ozone layer in the atmosphere at an altitude of about 40 to 50 kilometers. UV light in large quantities has harmful effect on humans. Exposure to UV radiation induces the production of more melanin, causing tanning of the skin. UV radiation is absorbed by ordinary glass, hence one cannot get tan or sunburn through glass windows. Welders wear special glass goggles or face masks with glass windows to protect their eyes from large amount of UV produced by welding arcs. Due to its shorter wavelengths, UV radiation can be focused into very narrow beams for high precision applications such as laser-assisted in situ keratomyosis eye surgery. UV lamps are used to kill germs in water purifiers. Ozone layer in the atmosphere plays a protective role, and hence its depletion by CFCs gas such as freon is a matter of intentional concern. चलिए पहले तो इसका वेवलेंथ रेंज आप याद रखिए 400 नैनोमीटर से 0.6 नैनोमीटर तक का. इससे प्रोड्यूस होता है तो स्पेशल लेंस आते हैं इसके, हॉट बॉडीज आते हैं इसके, इससे प्रोड्यूस होता है. इसका सोर्स क्या है? तो सन इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स, बट उससे जो यूवी लाइट आता है जो जनरली तो ओजोन लेयर में एब्जॉर्ब हो जाता है. बराबर. क्योंकि अगर ये लाइट हमारा बॉडी इससे एक्सपोज हो जाएगा इससे, तो फिर हमें हार्मफुल हो सकते हैं. इसलिए आपको ज्यादा जब धूप होती है तो आप ऐसे क्रीम्स यूज करते हो जो इससे हम जो होता है इससे हमें बचा के रखता है. ये जानकारी ज्यादा हमारे पास नहीं होती है एसपीएफ वगैरह की, वो बराबर वो आप जानते हैं. फिर वो जैसे वेल्डिंग, जो वेल्डिंग करते होते हैं उनमें भी ये यूवी रेज प्रोड्यूस होता है जो आइस को हार्मफुल हो सकता है. इसलिए वो स्पेशल गूगल्स या फेस मास्क पहनते हैं, वो आपने ऑलरेडी देखा होगा. ठीक है. इसका वेवलेंथ बहुत छोटा होता है. हमने ऐसा सीखा है कि एनर्जी का फॉर्मूला होता है Hc by लैम्बडा. इफ दे आर हैविंग अ शॉर्टर वेवलेंथ तो एनर्जी प्रिसिजन ज्यादा होगा वो, बट दैट मींस
कि दे कैन प्रिसाइज नैरो बीम स्काइप बना सकते हो। तो जो लेजिक सर्जरी होती है जिसमें वो आंखों के नंबर निकाल देते हैं, वो सर्जरी में ये यूवी रेज का यूज होता है। फिर आपको कैंट का ऐड आता है, आप देख सकते हो उसमें वो यूवी लैंप्स यूज करते हैं, बराबर है, इसको किल करने के लिए, जो पानी में जो भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उसको यूज करने के लिए, प्योरीफायर्स, बराबर है। फिर ये तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ओजोन लेयर इससे हमें बचा के रखता है, बराबर, बिकॉज उसमें CFC होता है, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। आर यू क्लियर विद दिस? Yes, should I proceed further? चलिए, तो यूवी रेज के बाद आता है एक्सरे और फिर गामा। चलिए, एक्सरे कौन रीड करके देगा हमें? 2 वॉलंटियर चाहिए, प्रिया एंड दीक्षा। पहले प्रिया रीड करेगी फिर दीक्षा। Yes, sir. Am I audible? यस सर। X-rays. Beyond the UV region of the electromagnetic spectrum lies the X-ray region. We are familiar with X-rays because of its medical applications. It covers wavelengths from about 10 raised to minus 8 meter, 10 nanometer down to 10 raised to minus 13 meter. One common way to generate X-rays is to bombard a metal target by high energy electrons. X-rays are used as a diagnostic tool in medicine and as a treatment for certain forms of cancer. Because X-rays damage or destroy living tissues and the organisms, care must be taken to avoid unnecessary or overexposure. ठीक है, तो ये एक्सरे के बारे में तो जानते हो आप कि भाई यूवी रीजन के ऊपर आता है, थोड़ा बियॉन्ड यूवी रीजन। अभी इसका मेडिकल एप्लीकेशंस आप जानते ही हो, आजकल तो बहुत काम लगता है, तो आपको पता होता है। इसका वेवलेंथ रेंज आप याद रखिए। एक्सरे का जनरेशन कैसे होता है? तो एक ऐसा होता है कि एक मेटल टारगेट होता है, उस पे हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स को बोmbard करते हैं और इसमें से ये एक्सरे जनरेट होता है। आपने शायद ये केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, इसको कुलीज ट्यूब बोलते हैं, which is used for the production of this X-ray. I think so you are aware about this. नहीं पता है? Coolidge tube is used for the production of X-rays, in which the highly energetic electrons are bombarded on a metal target, so that उससे X-ray produce हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एक मिनट कहीं गो, चलिए आ जाइए। हाँ, फिर इसका एक और एप्लीकेशन IMP है जो आपको बताया गया है कि भाई एक्सरे है, उसका वेवलेंथ छोटा होता है, आप जानते हो, तो उसका एनर्जी ज्यादा होता है, तो फिर ये मेडिसिन में यूज होता है, सर्टेन कैंसर्स भी इससे ट्रीट होते हैं, बराबर। इट इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ये याद रखना है आपको कि ऐसा एक यूज आगे गामा रेज में भी आएगा। सो दे आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर्स, बराबर। चलिए नेक्स्ट, गामा रेज किसका? दीक्षा का टर्न है ना। Yes, sir. Gamma rays. They lie in the upper frequency range of the electromagnetic spectrum and have a wavelength of from about 10 to the power minus 10 meter to less than 10 to the power minus 14 meter. This high frequency radiation is produced in nuclear reactions and also emitted in radioactive nuclei. They are used in medicine to destroy cancer cells. Table 8.1 summarizes different types of electromagnetic waves, their production and detections. बराबर, ये आप देख लीजिए, गामा रेज की तो अपर फ्रीक्वेंसी रेंज में या लाई करता है कि इसका वेवलेंथ सबसे कम होता है, तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होता है। दे आर प्रोड्यूस्ड इन न्यूक्लियर रिएक्शंस एंड सम नेचुरली रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स आर आल्सो प्रोड्यूसिंग इट। आपने वो पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा, एक पूरा आपको रो मिलता होगा रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स का, रेडियम, थोरियम वगैरह वगैरह, इसमें से जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं इसमें से ये प्रोड्यूस होता है। इसका यूज कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए होता है, इसलिए मैंने आपको बोला था कि आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए याद रखने का, क्योंकि ये यही क्वेश्चन लास्ट ईयर नीट ने पूछा था कि ब्लैंक आर यूज फॉर टू डिस्ट्रॉय द कैंसर सेल्स। तो सब लोग एक्सरे लिख के आए थे, लेकिन वो आंसर गलत था।
क्योंकि एक्सरे का तो काम ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में होता है, डिस्ट्रॉय करने के लिए गामा रेज यूज होती है। ठीक है, आर यू ऑल क्लियर विद दिस? सो दिस आर द शॉर्ट नोट्स। इसमें सर में आप चार चार तीन तीन चार चार पांच पांच पॉइंट याद रखो तो आपका काम हो जाएगा। यस, यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। इसके 2-3 एमसीक्यू बाकी है, इसमें से हम जितने कर सकते हैं उतने कर लेते हैं। यस, चलिए बताइए, इसको एमसीक्यू को आपको ही रीड करके देना पड़ेगा मेरे को। मेरे पास तो एमसीक्यू असाइनमेंट है नहीं अभी। आप बताइए कौन कौन से नंबर बाकी है, विल टेक दैट। चलिए 1 to 10 में कोई बाकी नहीं है। 1 to 10 ऑल कंप्लीटेड। एमसीक्यू असाइनमेंट चैप्टर 8 की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, किसी ने मेरे को मैसेज भेजा था कि सर वो ये चैप्टर का फर्स्ट सेशन का वीडियो रिकॉर्डिंग वो सेंड करना बाकी है, तो इसका लिंक सेंड नहीं किया है क्या? कर दिया है भाई, आप चेक कीजिए एक बार, बताइए मेरे को। तो चैप्टर 7 जो नकुल सर वाले वीडियो है वो रेडी हो रहे हैं, आपको मिल जाएंगे एक आध दो दिन। चलिए 12, 13, 14, 15, 17, 20 इसमें से बाकी है। 12, 13, 14, 15, 17 एंड 20 इतने बाकी है। तो 12 से ले लेते हैं। बताइए 12 कौन रीड करेगा? यस, एक मिनट, हर्ष आप रीड कर दीजिए। Yes, sir. Hello. Hello. हाँ बोलो बोलो। Yes, sir. Correct. In a region closer to oscillating charges, the phase difference between E vector and D vector fields is dash, and their magnitude quickly decreases as dash with the distance r from the source. तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं ना, जिसका प्रोडक्शन मैंने अभी आपको सिखाया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोडक्शन होता है वो दो तरीके से होता है। इसके लिए हर्ट्जियन डाइपोल आप यूज करते हो, तो मैंने जैसे आपको बताया था कि एक स्पार्क गैप यूज होता है, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज होता है। सो व्हेन वी कंसीडर द रीजन नियर द सोर्स, रीजन नियर टू द सोर्स, उसमें आपको पूछा गया है कि भाई ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके बीच में कितना फेज डिफरेंस होता है, और वो कितने मैग्नीट्यूड से डिक्रीज होते हैं। तो इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं ना, सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होते हैं उससे π/2 पीछे चलते हैं, उसका फेज डिफरेंस π/2 रेडियन का हो। नियर टू द सोर्स की बात कर रहा हूँ, π/2 रेडियन इज फेज डिफरेंस। इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं इसका जो वैल्यू होता है वो r⁻³ प्रोपोर्शनलिटी, मतलब 1/r³ की प्रोपोर्शनलिटी से डिक्रीज होता है। और ये जो कंपोनेंट होते हैं नियर टू द सोर्स वाले, इसको इंडक्टिव कंपोनेंट्स बोलते हैं। ऐसा कोई ऑप्शन सेट हो रहा है? देख के बताइए मेरे को। Is there any option? B. Inductive components phase decreases by π/2 radian and the value decreases by the 1/r³। ऐसा ही आंसर दिया है, चेक कीजिए एक बार। चलिए बताइए।
यस, चलिए गुड। और क्वेश्चन नंबर 13 में इसके दूसरे कंपोनेंट की बात हो रही हो कि द कंपोनेंट्स विच आर अवे फ्रॉम द सोर्स, मतलब ये सोर्स वगैरह बताने की जरूरत नहीं है, बराबर। तो कंपोनेंट ऑफ ईएम वेव्स, EM waves away from the source are called radiated component. रेडिएटेड कंपोनेंट में जो फेज डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में वो जीरो होता है, नो फेज डिफरेंस। their magnitude decreases by r raised to -1, decreases by r raised to -1, बराबर, जीरो फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा क्वेश्चन पूछा है क्या 13 में? 13 रीड कीजिए। कौन रीड कर रहा था? साहिल भाई को रीड करना था क्या? सर मैंने डाउट है तो 12th में। बोल ले भाई, शू डाउट? सर एक बार रिपीट करो ना वेव फॉर्म। ये वेव फॉर्म ऑलरेडी हमने जो इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में देखा है वही है। आप याद कीजिए, हमने उसका एक कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कि दे आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स। याद आया? यस सर। हाँ, वैसा ही डायग्राम मैंने बताया है, लेकिन इसमें हमने एक स्पेशली चीज बताई गई है कि दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच आर नियर टू द सोर्स, ऐसे कंपोनेंट की बात करनी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं बेसिकली, इसके दो कंपोनेंट होते हैं, वन विच इज नियर टू द सोर्स एंड वन विच इज अवे फ्रॉम द सोर्स। तो देखो ये वाला जो सोर्स मैं आपको बता रहा हूँ, कंपोनेंट्स बता रहा हूँ, वो नियर टू द सोर्स वाला कंपोनेंट है। कैन यू सी इट? यस। तो इसमें जो ई वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का फेज डिफरेंस होता है वो π/2 रेडियन का होता है। दिस इज द फेज डिफरेंस बिटवीन ई वेक्टर एंड बी वेक्टर। इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1/r³ मतलब r⁻³ से डिक्रीज होता है। ऐसे कंपोनेंट को इंडक्टिव कंपोनेंट्स बोलते हैं। जबकि आप दूर चले जाओ, इसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज होता है, मतलब अगर आप ग्राफ प्रॉपर्ली देखोगे तो ऐसा हो जाएगा, मैग्नीट्यूड डिक्रीज होता जाता है ना, तो ऐसा हो जाएगा ग्राफ। विथ टाइम, पैसेज ऑफ टाइम, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होगा। जैसे जैसे आप दूर चले जाओगे वो कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। इट डिक्रीजेस बाय 1/r। और उससे ही मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट्स देखोगे, उसमें भी सबसे ज्यादा पहले मैग्नीट्यूड डिक्रीज होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, ऐसा होगा। आर यू क्लियर विद दिस? और जो अवे फ्रॉम द सोर्स कंपोनेंट होते हैं उसमें फेज डिफरेंस ई वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का जीरो होता है, एंड दे डिक्रीजेस बाय अ मैग्नीट्यूड 1/r, प्रोपोर्शनलिटी। डिस्टेंस के साथ उसका प्रोपोर्शनलिटी 1/r होता है। आर यू क्लियर विद दिस? यस सर। नाउ चलिए 12 हो गया, 13 हो गया, 14 रीड करने के लिए कौन वॉलंटियर है मेरे पास? चलिए साहिल भाई रीड कीजिए, 14 आप ही कर दीजिए। Yes, sir. At room temperature, if the relative permittivity of water be 80 and the relative permeability be 0.0222, then the velocity of light in water is dash meter per second. चलिए, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर पूछा है। ये जो हमें डेटा दिया गया है वो वाटर के लिए दिया गया है। आपको ऐसा एक फॉर्मूला बताया गया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज c/v होता है। इसको म्यूर एप्सिलॉन r के टर्म में लिखो तो हमने कैरेक्टरिस्टिक में देखा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इसको आप √of म्यूर एप्सिलॉन r लिख सकते हो या म्यूr k, दैट इज c/v। तो इसमें से आपको v मिल जाएगा, v इज इक्वल टू c अपॉन ऑफ √of म्यूर एप्सिलॉन r। c का वैल्यू डाल दीजिए, दैट इज 3 × 10⁸ अपॉन म्यूr, दैट इज √of 0.02222, और एप्सिलॉन का वैल्यू डाल दीजिए, दैट इज 80।
आप सॉल्व कीजिए, कितना आंसर आता है मेरे को बताइए। Check it and tell me your answer. Two point two five into 10 to the power 8. अच्छा 2.25 into 10 to the power 8 meters per second का वेलोसिटी आ रहा है। चलिए गुड। 15 लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, वॉलंटियर टू रीड इट। 15 17 हो जाएगा तो भी कर लेंगे। चलिए 15 बताइए कौन रीड करने के लिए है। यस रुद्र। If the electric field associated with a radiation of frequency 10 megahertz is E equals to 10 sin kx minus omega t mv upon n. E equal to 10 sin omega t minus kx millivolt per meter. Yes. Then its energy density is dash joule meter minus inverse. एक मिनट, इसका एनर्जी डेंसिटी फाइंड करने के लिए बोला गया है, ठीक है। Yes. एनर्जी डेंसिटी फाइंड करने के लिए बोला गया है, तो फ्रीक्वेंसी तो आपको मिल गया 10 मेगाहर्ट्ज मतलब 10 टू द पावर 7 हर्ट्ज। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू 10 मिलेगा, लेकिन मिलीवोल्ट पर मीटर है, वो ध्यान रखने का। तो इट विल बी 10 टू द पावर -2 वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। आपको एनर्जी डेंसिटी पूछा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है। सो इट विल बी 2 टाइम्स हाफ एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर RMS, ऐसा आपने पढ़ा है, ठीक है। हाफ ऑफ गेट कैंसिल्ड आउट, हमारे पास तो मैक्सिमम वैल्यू है, तो इट विल बी एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर RMS इज E0 बाय √2, इसका स्क्वायर तो E0 स्क्वायर बाय 2। वैल्यू डाल दीजिए, इट इज 8.85 into 10 to the power -12। E0 का स्क्वायर करोगे तो 10 to the power -4 upon 2, so it will be 4.425 into 10 to the power -16 joule per meter cube। Is there any answer with this option? चेक कीजिए, ऐसा कोई ऑप्शन है? ऑप्शन ए, और वही आंसर में है क्या? यस। चलिए तो 2 क्वेश्चन बाकी रह जाते, आप इतना लिख लीजिए, 2 कल कर देंगे, उसमें क्या है। आज जितना किया उसमें कोई डाउट? अच्छा, दूसरी बात, आपको जो चैप्टर 1 to 6 में जो भी डाउट है वो कल देख लीजिएगा, कल पूछ लीजिएगा, ठीक है। कल आपको शायद आपके पेपर जो जीटी के है वो भी देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। हाँ भाई, आईएमपी क्वेश्चन क्या मार्क करवाना है देवांशी? हर्ष बोल रहा है नॉट गेटिंग आंसर ऑफ लेसन 7 टेस्ट Q1, पता नहीं चल रहा है क्या हुआ। हर्ष अनम्यूट होके बताइए क्या पूछ रहे हैं आप। सर क्वेश्चन नंबर 1 છે ને લેસન 7 માં પાર્ટ 1 માં કે ડિફાઇન કે SI યુનિટ એન્ડ ડાયમેન્શન ફોર્મ્યુલા ઓફ ડિફરન્ટ ફિઝિકલ ક્વોન્ટિટીઝ, તો એ સર આ ટેમ્પલેટ માં છે જ નહીં, એટલે મળતું જ નથી। એ તો આપણે બનાવવું પડે ભાઈ। અચ્છા, એટલે કઈ કઈ देखो एक मिनट મને જોવા દે। नेक्स्ट आईएमपी क्वेश्चन मोकले છે, डिफाइन एंड स्टेट, तो उसमें ऐसा यूनिट ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन, ये दिया है भाई, ओमेगा है, जेड है, एल है, सी है, आर है, सबका दिया है।
नोट्स में ही दिया है, पेज नंबर मेरे को याद नहीं है, किसी को याद है तो हेल्प कीजिएगा, सबका दिया है भाई। Then phasor diagrams of a AC circuit with only R, only L, only C, RL, RC, ये तो आपको बताया गया है। फिर एक्सप्लेन RMS करंट एंड RMS वोल्टेज, हमने उसमें डेरिवेशन देखा था कि आप फाइंड दी RMS वैल्यू ऑफ दी I इक्वल टू IM sin ओमेगा t, V इक्वल टू VM sin ओमेगा t, तो ये कैसे फाइंड करने का ये आपको बताया गया था। Then expression for the only R circuit, only L circuit, only C circuit, फिर RL सीरीज, LC सीरीज, RC सीरीज बहुत सारे हो सकते हैं। फिर LCR सीरीज सर्किट का सॉल्यूशन, फेजर डायग्राम और एनालिटिकल सॉल्यूशन दोनों करवाया था, और डिफरेंशियल इक्वेशन डिराइव करने का। यू गेटिंग माय पॉइंट? और स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट? एक मिनट, देखिए आप, ये LCR सीरीज का फेजर वाला एनालिटिकल सॉल्यूशन, बराबर। फिर फेजर सॉल्यूशन भी हमने किया। फिर मेरे को कोई वो यूनिट का पूछ रहा था, अलग पूछा, ये रहा ना, जेट का, रेजिस्टेंस का, इंडक्टिव रिएक्टेंस का, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का, सबका यूनिट तो दिया गया है नोट्स में। ठीक है, आर यू क्लियर विद दिस? फिर RMS वैल्यूज ऑफ वोल्टेज एंड करंट, ये मैंने आपको क्लास में करवाया था, ऑलरेडी आपको पता है। यस, चलिए, तो दिस इज मोर देन इनफ फॉर टुडे। गुड बाय।